हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ CS एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट चैप्टर। मतलब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। मैं उसके बाद का जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो चैप्टर आई थिंक 16 था, ये चैप्टर 3 है। और मैं आज आपको ये समझाऊंगी चैप्टर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। और ये हम जैसा पहले मैंने आपने देखा हो, मैंने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरा इन डेप्थ समझाया था। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। एंड उसका मैंने वन शॉर्ट और वी कैन से क्विक वीडियो रिवीजन मैंने उसका प्रोवाइड किया है साथ में। उसकी मैं लिंक आपको दे दूँगी। 25 मिनट, हार्डली 25 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया है, पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिवाइज करा दिया है, वो भी ICSI मॉड्यूल से। CS एग्जीक्यूटिव जो ICSI मॉड्यूल है उसमें से, अगर वो भी नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ चैप्टर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज JIGL का ही। उसको आज हम समझते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले कराया था, पहले मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी, देन मैं आपको ICSI मॉड्यूल से उसको रीड कराऊंगी। ओके, तो देखिए पहले चैप्टर का नेम मैंने जैसे नोट किया है, आप देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। तो पहला मीनिंग स्टैट्यूज का मतलब क्या है? स्टैट्यू तो इट इज़ द विल ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की विल है। स्टैच्यू मीन्स द विल ऑफ लेजिस्लेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू मीन्स क्या है? मीन्स अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। जो लॉ में मीनिंग बताया गया है, दैट इज अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। ओके, तो आगे देखते हैं। और इस चैप्टर को मतलब अच्छा वेटेज है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरप्रिटेशन मीन्स कोडिंग। इंटरप्रिटेशन मतलब मैं बता दूँ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, इंटरप्रिटेशन मीन्स डिकोडिंग द लॉ और फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। मतलब जो लॉ में लिखा है, लॉ में जो कोई भी पैरा लिखा है उसको डिकोड करना, मतलब लॉ को डिकोड करना, डिकोडिंग द लॉ एंड फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। उस लॉ का मीनिंग फाइंड आउट करना, रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, स्टैट्यू मीन्स द विल ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको बताया है। वो फिर हम आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू बताया था ऑथर की इंटेंशन को फाइंड आउट करना, उसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू कहते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू कहते हैं कि किसी की इंटेंशन, मतलब ऑथर की इंटेंशन को फाइंड करना। ओके, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, देखिए इंडिया में क्या बनते हैं? लॉ रिटर्न होते हैं, लिखे जाते हैं। उसको समझाओगे उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो जैसे कोई भी इंडिया में लॉ लिखा गया, उसको अगर रिटर्न फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज एक्सप्लेन, समझाना है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने लिखा है इंटरप्रिटेशन। पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज चैप्टर 3। देन उसके बाद लिखिए statute means the will of legislature. Interpretation of statute means the understanding the will of legislator, that is underlying the meaning of law. Okay, अब लिखिए statutes can be divided into following categories. मतलब विल ऑफ लेजिस्लेचर, स्टैच्यू मीन्स मैंने कहता था विल ऑफ लेजिस्लेचर, वो डिवाइड किया इन फॉलोइंग कैटेगरीज में। नोट कीजिए। फर्स्ट, कोडिफाइंग। इसमें आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। कोडिफाइंग का मीनिंग होता है ऐसा लॉ जो अभी तक लिखा नहीं था, उसे लिख देना, उसे कहते हैं कोडिफाइंग। मतलब ऐसा लॉ जो लिखा नहीं गया था, अनरिटन लॉ। लिखिए आप, when they codify the unwritten law
व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। इसका मतलब ऐसा लॉ जो अभी तक लिखा नहीं गया है उसको लिख देना, उसे कहते हैं कोडिफाइंग। ओके, फिर आता है नेक्स्ट डिक्लेरेटरी। इसमें आप लिखिए when they do not profess to make any alteration in the existing law but merely declare or explain what it is। लॉ में अल्टर या कुछ भी चेंज नहीं करना, बस उसे एक्सप्लेन कर देना। मतलब लॉ में अल्टर या चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस उसको एक्सप्लेन कर देना, उससे कहते हैं डिक्लेरेटरी। मतलब कोई भी लॉ लिखा है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे यदा कोई मीनिंग था, मतलब वर्ड था, उसको हम चेंज करके कुछ और वर्ड लिख देंगे या उसका मीनिंग चेंज कर देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर देना, उससे कहते हैं डिक्लेरेटरी। देन आप लिखिए, आप इसकी मैं फिर से बोल देती हूँ, आप इसमें लिख लीजिए डिक्लेरेटरी में व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी अल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मियरली डिक्लेयर और एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, ये क्या है। ओके, देन लिखिए रेमेडियल। इसमें लिखिए व्हेन दे अल्टर द कॉमन लॉ को अल्टर कर देना और द जज मेड, जो जज के द्वारा लॉ बनाया उनको जज मेड लॉ। इसमें ऐसे लिखिए आप व्हेन दे अल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ। ओके, अब लिखिए नेक्स्ट अमेंडिंग। आपने वर्ड सुना हो कि अमेंडमेंट आया है इस लॉ में। अमेंडमेंट मीन्स कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अल्ट्रेशन आई हैं कि कुछ और था उसके कुछ और आ गया है लिख के, या कुछ अपडेट हो गया है, अमेंडिंग मतलब अमेंडमेंट हुई है। तो इसमें लिखिए व्हेन दे अल्टर द स्टैट्यू लॉ, चेंज कर देना, मतलब अमेंडिंग मतलब चेंज कर देना। फिर इसके बाद लिखिए जैसे फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं, फैब में अमेंडमेंट आते हैं ना, तो वैसे ही। देन लिखिए कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग से आप समझ रहे होंगे वर्ड से। इसमें लिखिए व्हेन दे कंसोलिडेट सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर विथ और विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब काफ़ी सारे लॉस, मतलब मोर देन 2 लॉस को एक साथ करके एक लॉ बना दिया गया। मतलब 2 लॉ थे, उनको कंबाइन करके एक सिंगल लॉ बना दिया, डेट इज़ कंसोलिडेटिंग। मतलब कोई 2 प्रीवियस लॉस थे, उनको कंबाइन करके एक लॉ बना दिया गया। व्हेन दे, इसमें क्या लिखा है, व्हेन दे कंसोलिडेट सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड 2 लॉ थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ओनली, जैसे मोटर व्हीकल से रिलेटेड 2 एक्ट हैं, जैसे दोनों मोटर व्हीकल की बात करें तो उसको हम कंबाइन करके एक लॉ बना सकते हैं, दैट इज कंसोलिडेटिंग। व्हेन दे कंसोलिडेट सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर और विथ और विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, बिना कोई अल्ट्रेशन के भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, उसे कहते हैं कंसोलिडेटिंग। मतलब 2 लॉ को जो एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करते हैं उनको कंसोलिडेट कर देना। इनेबलिंग, देन आएगा इनेबलिंग। इनेबलिंग व्हेन दे रिमूव अ रेस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। इनेबलिंग में मतलब होता है कि किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके फादर ने बोल दिया आपसे कि आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलोगे, तो हो गया वो डिसेबलिंग, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा देना, जो अभी बताऊंगी डिसेबलिंग। और इनेबलिंग होता है कि रिस्ट्रिक्शन हटा देना। जैसे पहले था कि आपके घर में कि कोई 10 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता है या घर से बाहर नहीं जा सकता है, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी कि अब जो करना है करो, मतलब 10 बजे के बाद घर से बाहर जाओ, खाना खाओ, समथिंग लाइक ऐसी रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी। तो डेट इज़ इनेबलिंग, मतलब व्हेन दे रिमूव अ रेस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट आता है डिसेबलिंग।
डिसेबलिंग मीन्स कोई भी रेस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग, डिसेबिलिटिंग और restricting. When they restrain the alienation of property, when they restrain the alienation of property, मतलब जब किसी भी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 10 बजे के बाद नहीं आता, डेट इज रेस्ट्रिक्शन. डिसेबलिंग मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा देना, किसी प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस प्रॉपर्टी में आप एंटर नहीं कर सकते, डेट इज रेस्ट्रिक्शन. एंड द लास्ट वन इज penal. When they impose a penalty or forfeiture, या तो आपने पेनल्टी इम्पोज की कि फाइन पेनल्टी इम्पोज कर दिया आपने कि इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर फॉरफीचर कर दिया उस चीज़ को, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई इलीगल हो गया तो उससे रिलेटेड कोई पेनल्टी थी तो वो आपने पे कर दी, या उसको फॉरफीचर कर दिया, या शेयर्स, जैसे शेयर फॉरफीचर होता है आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ में. तो वैसे ही या तो पेनल्टी इम्पोज कर दी और फॉरफीचर, तो पेनल हो गया. देन नेक्स्ट ये सारे हो गए 8 स्टैट्यूज हो गए, 8 स्टैट्यूज. देन नेक्स्ट अब लिखिए प्राइमरी रूल्स. प्राइमरी रूल्स लिखिए. पहले आप लिखिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन उसमें लिखिए कितने रूल हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी रूल, फर्स्ट प्राइमरी रूल में लिखिए रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इसमें लिखिए रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल the word, phrases and sentences of a statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary or popular and grammatical meaning. आगे देखिए unless such a construction leads to an absurdity or the content or object of the statute suggest a different meaning. फिर आप नीचे लिख के कर सकते हैं
जैसे लिख सकते हैं आप नीचे, सम ऑफ द अदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आर, उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरीली यूज्ड। मतलब जो भी लॉ में वर्ड लिखा हुआ है वो अननेसेसरी नहीं लिखा हुआ, उसका कोई ना कोई मीनिंग है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। एंड देन सेकंड पॉइंट लिखिए, वन शुड नॉट परस्यूम एनी ओमिशन एंड इफ अ वर्ड इज नॉट देयर इन द स्टैट्यू इट शैल नॉट बी गिवन एनी मीनिंग। उसमें लिखा है कि अगर कोई वर्ड स्टैट्यू में नहीं दिया है तो उसका मतलब उसका मीनिंग नहीं है, इसलिए नहीं दिया है, ना कि वो ओमिशन वगैरह कोई है। द ऑब्जेक्टिव नेचुरल, देन लिखिए नेक्स्ट पैरा, द ऑब्जेक्टिव नेचुरल ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर आर यूज्ड इंटरचेंजेबल। जो वर्ड ऑब्जेक्टिव नेचुरल ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। दे मीन्स द ग्रामेटिकल और लिटरल मीनिंग एक्सेप्ट व्हेन द वर्ड आर टेक्निकल बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स हैव टेक्निकल मीनिंग। अब लिखिए इन सिंपल वर्ड्स, दिस रूल मीन्स टू गिव simple, straightforward and fair meaning to the provision of law. It is the simplest form of interpretation and also known as golden or primary rule of interpretation. अब इसका मीनिंग, इसका पैरा का मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कोई वर्ड फ्रेजेस या सेंटेंस of the statute are ordinary to be understood in their natural, ordinary and popular and grammatical meaning unless such a contrary lead to an absurdity or content or object। देखिए जैसे कोई इधर लिखा है एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, दिशा इज ब्यूटीफुल, तो ये पूरा क्या है, बोलिए, ये पूरा क्या है, सेंटेंस। ये क्या है, वर्ड, एक सिंगल तो वर्ड, डबल है दे, ये दो, ये हो गया फ्रेज, और एक कंबाइन करेंगे पूरा सेंटेंस बनेगा, तो पूरा तो सेंटेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड फ्रेज सेंटेंस ऑफ अ स्टैच्यू आर ऑर्डिनरी टू बी अंडरस्टूड देयर नेचुरल popular grammatical meaning unless such a contrary lead to an absurdity or context or objective of the sentence suggesting a different meaning। अब अगर आप सिर्फ दिशा लिख दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना चाहते हैं, और दिशा इज लिख दोगे तो समझ आएगा, तो पूरा सेंटेंस लिखना है, और हर वर्ड यहाँ कोई ना कोई मीनिंग देता है अननेसेसरी। कोई भी, मैं लॉ की बात करूँ, लॉ में कोई भी वर्ड अननेसेसरी नहीं लिखा है। ओके, तो अब आप उसमें मैं एक और चीज़ बताती हूँ, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, द वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस यूज इन द लॉ विल बी इंटरप्रेटेड बाय गिविंग देयर मोस्ट ऑर्डिनरी नेचुरल पॉपुलर मीनिंग एंड अप्लाइंग रूल ऑफ नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट इन केस लॉ लिखती है, सुप्रीम कोर्ट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ HP वर्सेस पवन कुमार गिव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी थी, ऑब्जर्वेशन, द लॉ विल बी इंटरप्रेटेड बाय अप्लाइंग रूल ऑफ नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बाय डूइंग सो इफ इट लीड टू रिपगनेंसी एंड एब्सर्डिटी और इनकन्सिस्टेंसी देन ओनली द मीनिंग कैन बी मॉडिफाई। अगर कोई वर्ड, अगर कोई भी क्लियरिटी नहीं है, एब्सर्डिटी है, इनकन्सिस्टेंसी है, तो मॉडिफाई करेंगे, एक्सटेंडेड और एब्रेज्ड टू रिमूव सच इनकन्सिस्टेंसी और नो फर्दर। द ओनम्स, ओनम्स मतलब होता है, लिख लीजिए आप कहीं भी, समथिंग डेट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, द ओनम्स टू प्रूव डेट किसी की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट द वर्ड डू नॉट मीन व्हाट दे से लाई हैवीली ऑन द पार्टी हु एलिगेट इट, ही शुड क्लियरली
एडवांस सम प्रूफ रिगार्डिंग सच रिकग्नेंसी। ओके, और आप इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहिए। मैंने बताया सिर्फ एक्सप्लेन करने बताया, मेन जो पैरा मैंने आपको पहले बताया था वो सब लिखना है। सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आर गिवन, जो मैंने आपको बता सकती हूँ दैट एवरी वर्ड इन द यूज इन द लॉ शुड बी गिविंग देयर नो गिविंग मीनिंग एज नो वर्ड यूज्ड अननेसेसरली, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर सेकंड लिखिए आप, देन राइट सेकंड हिडन्स रूल, या आप इसको बोल सकते हो रूल ऑफ मिसचीफ। और इसको बोल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड लेट मी प्लग, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़रा प्लग कर दूँ। अब लिखिए हिडन्स रूल, रूल ऑफ मिसचीफ, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। लिखिए दिस रूल इज अप्लाइड, नोट कीजिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस रूल इज अप्लाइड ओनली whom the words used in a law are ambiguous and capable of multiple interpretation. This rule is applied only whom the word used in the law are ambiguous and capable of multiple interpretation. अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ इस पैरा का, देखिए लिखिए दिस रूल is applied only whom the words used in law are ambiguous and capable of multiple interpretation. केस लॉ भी लिख सकते हो, आपको लिखना सोदरा देवी नाम से केस लॉ एक। तो इस पैरा का मतलब बताओ दिस रूल इज अप्लाइड ओनली होम द वर्ड यूज्ड इन द लॉ आर एम्बिगुअस एंड कैपेबल ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। सेकंड, आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए दैट मीनिंग ऑफ वर्ड विल बी टेकन बाय विच वी कैन सप्रेस द मिसचीफ दैट इज पनिश द रॉन्ग डन दैट इज एडवांस द रेमेडी। दैट मीनिंग ऑफ वर्ड will be taken लिखिए इसको, लिखिए that meaning of word will be taken by which we can suppress the mischief लिखिए will be taken by which we can suppress the mischief that is punish the wrong done that is advance the remedy. Okay, before applying this rule 4 factor will be considered. Next point लिखिए, before applying this rule 4 factors will be considered. तो कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? फर्स्ट लिखिए what was the common law, कॉमन लॉ क्या है? what was the common law? what was the common law prevailing before making of this act? Second, A.P. What was the mischief
the fact that common law did not provide for. Then C point, what was the mischief and object for which the parliament passed this act. Then fourth, what was the true reason of such remedy? What was the true reason? D, लिखिए, what was the true reason of such remedy? ये परसेसिव रूल है, मिसचीफ रूल और हिडन रूल, वी कैन से परसेसिव रूल। इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है क्योर, CURE, उसका मतलब होता है इल्ज़ाम, इल्ज़ाम लगाया है। और ठीक है, नंबर ऑफ लॉज आर मेड टू क्योर अ मिसचीफ। मिसचीफ रूल और हिडन रूल होता है नंबर ऑफ लॉज आर मेड टू क्योर, दैट इज इल्ज़ाम लगाना किसमें, अ मिसचीफ, क्योर अ मिसचीफ। The mischief rule of interpretation is based on this reason, and it stated that interpretation should be made in such way that it is able to cure that mischief। उस पर जो इंजाम लगा उसको हटा सकें और उसको सेफली, मतलब उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सके फॉर विच द लॉ हैड बीन मेड, उसको रिलीफ दे सके। इंजाम लगाया है, परसीव रिलीफ, ओके, और हैज़ बीन मेड, thus law should be interpreted in such a way that it perceives the mischief, that is advance the remedy। और फिर मैंने आपको बता दिया 4 फैक्टर, ठीक है। उसके बाद लिख दिए इट मे बी नोटेड दैट मिसचीफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन पर्टिकुलर रूल इज एम्बिगुअस, दैट इज अनक्लियर एंड कैपेबल ऑफ डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग। In such case, the meaning which can be suppress the mischief and advance the remedy should be taken, and other meaning will be discussed। जो वो मीनिंग हम लेंगे लॉ से, जो मीनिंग हेल्प करे रेमेडी प्रोवाइड कराने में, और अदर मीनिंग को डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, उनको मतलब नहीं लेंगे। देन आप लिखिए नेक्स्ट रूल। ये आपको 2 समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हिडन्स रूल। ये रूल कहता है, लिखिए थर्ड रूल, रूल ऑफ हिडन्स रूल नहीं, पहले हम हिडन्स रूल, जैसे वो मिसचीफ रूल, हिडन्स रूल और बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन वो आपको करा चुकी हूँ। मिसचीफ रूल के ये सारे नाम हैं, नेम है, ठीक है। अब लिखते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें आप लिखिए व्हेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, when on the same subject matter there exists more than one provision, when on the same subject matter there exists more than one provision, then we should combine those provisions and follow the combined provision in such a manner that none of the provision get
defeated, that none of the provision get defeated. एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि आप कम से कम दिन में 2 ग्लास दूध पीजिए, या रोटी, एग्जाम्पल कुछ भी दूध पीजिए, पर आपके पापा ने बोला कि दिन में कम से कम 3 ग्लास दूध पीना है। तो आप क्या, अगर आप दोनों को फॉलो कैसे कर सकते हो कि आप 3 ग्लास दूध पी लो, कि मम्मी ने बोला कम से कम 2 ग्लास पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, मतलब कम से कम बोला है ना, और पापा ने बोला 3, तो दोनों का कंबाइन करके कितना हो गया, 3 पी लो, दोनों के प्रोविज़न फॉलो हो जाएंगे। ऐसी एग्जांपल दे कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन है, उस सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन 92, there is a provision in the Companies Act 2013 which says that annual general meeting should be held within 15 months of last annual general meeting, कि उसमें बोला गया है सेक्शन में, एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्शन में, कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होगी हमें विदिन 15 मंथ ऑफ लास्ट एनुअल जनरल, जो लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसके 15 महीने के अंदर अंदर हमें जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होगी। और दूसरा प्रोविज़न बोलता है, अनदर प्रोविज़न स्टेटेड दैट इट शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उससे 6 महीने के अंदर कंडक्ट करनी है। जैसे हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी में लास्ट मीटिंग हुई थी, इनमें मान लीजिए नवंबर 2021 में लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उससे 15 महीने हम कैलकुलेट करेंगे तो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 कितना हो गए, 12 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 12 3 15, फरवरी 2023 तक मीटिंग कंडक्ट करनी है। और सेकंड बोलता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 मार्च से, मैं आपको लिख के बताती हूँ एग्जाम्पल, उसमें बोला गया कि 15 मंथ्स और 6 मंथ, 15 मंथ कौन से, लास्ट AGM से, एनुअल जनरल मीटिंग से, और 6 मंथ्स कहाँ से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऐसे। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मीटिंग हुई थी हमारी Feb 2021 लास्ट मीटिंग, तो इससे 15 महीने हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, फरवरी से फरवरी 22, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मई 2023 तक 22 तक मीटिंग कंडक्ट करनी है। और सेकंड प्रोविज़न बोलता है 6 मंथ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल का एंड होगा मार्च में, 1 अप्रैल से नया स्टार्ट हो तो 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 30 सितंबर तक मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो ये देखिए मई 2022 तक या 30 सितंबर 2022 तक, ओके। तो इनमें से हम कौन सा फॉलो करेंगे, इन दोनों में से, दोनों को अगर पहले करनी है तो क्या अप्लाई करेंगे हम, हियर वी अप्लाई हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन and to give effect to both provision AGM should be held in earlier of those 2 days। इनमें से जो पहले होगी, मतलब मई 2022 में तक हम अपनी जो मीटिंग है उसको कंडक्ट कर लेंगे, तो अर्लियर हो जाएगी ना, क्योंकि सितंबर तो बाद में आता है, तो अर्लियर मई 2022 तक हमें मीटिंग बुला लेंगे, हम कंडक्ट कर लेंगे, तो दोनों फॉलो हो जाएंगे। तो कैसे, when on the same subject matter, जो मैंने लिखा है उसको रिपीट करें, when on the same subject matter there exist more than one provision, जैसे जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें 2 प्रोविज़न थे, more than one provision, then we should combine those provision, कंबाइन करेंगे and follow the combined provision in such manner that none of the provision get defeat, ओके। इसका केस लॉ लिख सकते हो, राज कृष्णा वर्सेस विनोद, ये केस लॉ है, आप नोट कर सकते हो लिखना हो तो। देन आगे चलते हैं, 4th रूल ऑफ एडजस्टिंग जर्नलिस्ट, लिखिए रूल ऑफ एडजस्टिंग
जर्नलिस्ट। इसके अंदर आप लिखिए, ये कुछ की पॉइंट होते हैं, उनको हमेशा उनके अंदर हमेशा लिख के आना। और ऐसे इसमें एक की पॉइंट है, मैं बताती हूँ। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म एडजस्टिंग जर्नलिस्ट इज, ये की पॉइंट है जो मैं लिखने रही, ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज। एडजस्टिंग जर्नलिस्ट मतलब होते हैं सेम काइंड और स्पीसीज। मतलब ऐसे एग्जांपल दो तो जैसे एनिमल है तो सेम काइंड ऑफ एनिमल, डॉग्स है तो सेम काइंड ऑफ डॉग्स, कैट है तो सेम काइंड ऑफ, मतलब कैट्स ही कैट्स, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए डॉग्स कैट्स, नहीं, सेम काइंड या स्पीसीज और स्पीसीज। इट मीन्स ऑफ सेम काइंड और स्पीसीज। द रूल इज अप्लाई ऑन द फॉलोइंग मैनर व्हेन लॉ कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड। अगर लॉ में लिखिए नीचे द रूल इज अप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर, लिखिए इसको कि द रूल इज अप्लाई ऑन द फॉलोइंग मैनर। उसमें फर्स्ट लिखिए ए करके लिखिए, इसको पहले नोट करिए। The literal meaning that while interpreting the provision of law, if general words are given after some specific word, जब मैं बुक से पढ़ रही हूँ ऐसे मॉड्यूल से, then while interpreting the general word they must be treated as applying to the matters previously mentioned. It may general word such a like so on following word, ये तो अब मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसमें आप लिखिए when, आपने लिखिए the rule is apply in the following manner, उसमें ये लिखिए when law contain specific words बी, जब लॉ में कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया, when law contain स्पेसिफिक वर्ड, कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया हो और दो स्पेसिफिक वर्ड्स belong to a particular class, लिखिए फिर द क्लास नोट कीजिए, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड। फिर नोट कीजिए डी पॉइंट, द जनरल word cannot be interpreted in a wider fashion. it फिर आप लिखिए इट इज फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड, जनरल कंटेंट भी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ वाइडर फैशन। फिर लिखिए जनरल वर्ड will take its meaning from preceding specific words and belong to same class only. एग्जाम्पल बोल सकते हैं अ जू contains lion, tiger, leopard and other. Here the word other includes wild animal only. ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट 5th,
द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखिए इफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लीड टू एब्सर्डिटी, रिपगनेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, देन फॉलोइंग एग्जाम्पशन विल बी अप्लाइड। जो फिफ्थ लिखिए उसमें लिखिए रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लिखिए, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। वैसे मैंने ट्राई किया है कि कोई भी नॉइज़ ना आए, अगर आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, आप एडजस्ट कीजिए। देखिए रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अप्लाइड एज पर विच, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी नोट कीजिए, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसकी एक मैगजीन है, उसका नेम आपको याद करना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। वो लिखोगे तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा, अदरवाइज़ काफ़ी कम मार्क्स देगा उस क्वेश्चन में जिसमें अगर ये रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पूछा है तो वो लिखना कंपलसरी है। मैं तो कंपलसरी बोलूँगी। वो डॉक्ट्रिन है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अप्लाइड एज पर which instead of literal sensible meaning will be given to the word of law. This is called common sense rule or rule of reasonable construction. Okay, this is the called common sense rule. This is called common sense rule or rule of reasonable construction, in which common sensible meaning will be given to give effect to the law, if its plain literal meaning was making it void. Reasonable construction, फिर लिखिए reasonable construction in Latin is called ut. लिखिए the reasonable construction in Latin is called, लिखिए ut res magis valet quam perit। ये कौन सी डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ ut res magis valet quam perit। आप भी बोल लेंगे, चिंता मत करो। डिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे बोलते प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जैसे रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा। कौन सी डॉक्ट्रिन है? ut res magis valet quam perit, 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 याद कर लेना। ut res magis valet quam perit, डॉक्ट्रिन ऑफ ut res magis valet quam perit। ओके, इसमें आप लिख सकते हैं द मैक्सिम ut res magis valet quam perit, that is the rule of reasonable construction, applies that statue must be constructed sensibly and reasonably, जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। The provision of law cannot be so interpreted as to divorce it entirely from common sense. Every word or expression used in an act should give a natural and fair meaning. इस reasonable construction में यही बताया गया कि हर वर्ड का एक लिटरल, एक सेंसिबल मीनिंग होता है, और इंस्टेड ऑफ लिटरल सेंसिबल मीनिंग देते हैं हम इस हर वर्ड को, मीनिंग विल बी गिवन टू वर्ड ऑफ लॉ, एक सेंस निकलता है। अननेसेसरी, जैसे मैंने बोला था, कोई भी वर्ड सेंस के बिना नहीं लिखा गया होगा लॉ में। देयर एवरी वर्ड इन द लॉ इज रिटन गिव्स अ सेंसिबल मीनिंग। नो वर्ड इन द लॉ आर रिटन विच डिडंट हैव सेंसिबल मीनिंग। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस रूल, और कॉमन सेंस रूल भी कहते हैं इस रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विच सेंसिबल मीनिंग विल बी गिवन टू गिव इफेक्ट टू द लॉ। ओके, जैसे फिर प्रोविजन ऑफ लॉ कैन नॉट बी सो इंटरप्रेटेड एंड जो बता दिया, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज इन द लॉ शुड बी नेचुरल एंड फेयर मीनिंग। उसका नेचुरल, जो असली में उसका मीनिंग नेचुरल और फेयर मीनिंग होगा। ओके, in simple words this rule means that if any word in the law can be given more than one meaning, कोई भी लॉ में कोई भी वर्ड जो एक से ज़्यादा मीनिंग देते हैं, then the court give the reasonable meaning, then the court give
गिव द रीजनेबल मीनिंग रिलेवेंट टू द सर्कमस्टेंस। जैसे कोई वर्ड है, उसका लॉ के अकॉर्डिंग दो मीनिंग है, तो कोड बताएगा कि विच मीनिंग इज टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इज करेक्ट मीनिंग, सेंसिबल मीनिंग। द scope of law should not be broadened unnecessarily. While interpreting the intention, the court must match with the desired result. कुछ है, जैसे उधर कोई वर्ड लिखा हो, उसका रिजल्ट कुछ और हो, मीनिंग कुछ और हो, हम उसका सेंस कुछ और ले रहे हों, तो वो नहीं, दो अगर मीनिंग है तो एज पर द थिंग रिटर्न उसके अकॉर्डिंग हम उसका मीनिंग लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इधर लिखिए बी, द कंजंक्टिव डिस्ट्रक्टिव रूल लिखिए। टू अवॉइड रिपग्नेंसी, देखिए टू अवॉइड रिपग्नेंसी एंड ये वाला है, विल बी रीड इट एज और। टू अवॉइड रिपग्नेंसी एंड विल बी रीडेड एज और। कोई भी रिपग्नेंसी नहीं हो तो एंड विल बी रीडेड एज और। एक बार आप रिवाइज कीजिए, जो मैंने लिखवाया है उसको रीड कीजिए। रीड करिए। जल्दी रीड कीजिए। चलो चलते हैं। क्या बोला? टू अवॉइड रिपग्नेंसी मतलब इनकन्सिस्टेंसी एंड विल बी रीडेड एज और टू अवॉइड रिपग्नेंसी और विल बी रीडेड एज और। जैसे कोई वर्ड है उधर एंड यूज़ होना है और एंड की जगह या और यूज़ होना है, तो वी कैन इंटरचेंज, यूज़ इट इंटरचेंजेबली। एस जैसे एग्जांपल दूँ, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिस सेक्रेटरी एक्ट 1920, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट दिस एक्ट और solicit or incites or endeavors any person to commit any offense or aid or abets and does any act preparatory to any such offense. Here, reading and as and will lead to absurdity or defeat the objective of the act. So it will be read as और। नोट कर लिया आपने, इसलिए मैंने इतना स्लो बोला, सॉरी। मे, मस्ट एंड शैल। द वर्ड मे मीन्स डायरेक्टरी, ऑप्शनल। वर्ड मस्ट एंड शैल मीन्स मैंडेटरी। जो वर्ड मे है वो मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, और वर्ड मस्ट एंड शैल मीन्स मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। टू अवॉइड रिपग्नेंसी सम टाइम द वर्ड shall will be read as may and the word may be read as shall. Okay, then next जैसे एग्जांपल और देते उसका, कंपनी लॉ मेंशन दैट कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस। हियर द वर्ड मेस विल बी इंटरप्रेटेड एज शैल। लॉफुल पर्पस के लिए तो मे लिख दिया कि कंपलसरी नहीं है, लॉफुल पर्पस। अरे किसने बोला यार भाई, लॉ है तो कंपलसरी तो हो गई, तो इसलिए इधर लिखा गया है कि लॉ में लिखा गया है कि मे को हम सेल रीड करेंगे, मतलब मे को सेल मस्ट रीड कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। मतलब लॉ मीन्स डेट कंपनी मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस, मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो हियर द वर्ड मे सेल बी इंटरप्रेटेड एज सेल, इंटरप्रेट कर सकते हैं सेल। ठीक है, सेकंड फिर आते हैं सेकेंडरी। जैसे मैंने बताया था 2 रूल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं सेकेंडरी रूल्स पे।
वी कैन से अदर प्रिंसिपल और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लिखिए, हेडिंग डालिए सेकेंडरी और द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. सेकेंडरी अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसमें फर्स्ट लिखिए एक्सप्रेसियो यूनिस एस एक्सक्लूसियो अल्ट्रस. एक्सप्रेसियो यूनिस एक्स एक्सक्लूसियो एक्सप्रेसियो, just a second, expressio unis est exclusio ulterius. Okay, it means express mention of one thing implies exclusive of other. लिखिए इसके अंदर expressio unis ex exclusio ulterius. लिखिए expressio unis est exclusio ulterius. लिखिए इसके अंदर इट मीन्स एक्सप्रेस mentioning of one thing implies exclusion of other. It means express mentioning of one thing implies exclusion of other. मतलब अगर लॉ में कोई बोला गया है कि जैसे बोला गया है ये अप्लाई होगा, दो ऑप्शन है कि ये अप्लाई होगा, जैसे पेपर में आए थे MCQ पेपर में कि 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक करेक्ट है, मतलब उसका मतलब क्या है कि 3 अनकरेक्ट है, रॉन्ग है. तो मतलब वो कहा गया है कि अगर एक करेक्ट है तो आपको पता है ऑब्वियस कि 3 अनकरेक्ट होंगे. तो ये लिखा है कि इट मीन्स एक्सप्रेशन मेंशन ऑफ वन थिंग. अगर एक्सप्रेशन बता रहा है कि एक चीज़ सही है तो उसका मतलब अलग, मतलब इम्प्लाइज कि मान लिया जाएगा कि ये सारी गलत हैं. एक्सक्लूजन ऑफ अदर थिंग मतलब मान लिया जाएगा. ओके, जैसे इफ़ द क्वेश्चन हैज़ 4, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोल रही हूँ, आप नोट कीजिए. इफ़ द क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव्स एंड वी मेंशन अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव्स एज करेक्ट, देन इट इम्प्लाइज दैट अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन आर इनकरेक्ट. इट इज़ नो नीड टू मेंशन सेपरेटली दैट दे आर इनकरेक्ट. और एग्जांपल लिख सकते हैं अ प्रॉक्सी. नेक्स्ट एग्जांपल, अ प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पोल. ये सेक्शन 105 प्रॉक्सी का सेक्शन है कंपनी लॉ में. इसकी मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, इसकी वीडियो चेक कर सकते हो आप. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप उधर से चेक कर लीजिए चैनल पे से. ओके, तो इसमें सेक्शन प्रॉक्सी का जो है सेक्शन 105 प्रॉक्सी का सेक्शन 105. इसको सेक्शन ये कुछ याद होने चाहिए, वो आपको धीरे धीरे जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे. तो सेक्शन 105 प्रॉक्सी का है, जो बताते उसमें दिया गया है कि अ प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पोल इम्प्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ हिज वोट बाय शो ऑफ हैंड. उसमें बोला गया सेक्शन 105 में डेट प्रॉक्सी है वो सिर्फ और सिर्फ वोट कर सकता है पोल से. प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पोल नॉट बाय शो ऑफ हैंड. तो इसमें ये बोला गया कि प्रॉक्सी बोला गया कि पोल से ओनली लिख दिया है कि ओनली बाय पोल, प्रॉक्सी वोट ओनली बाय पोल. तो इसका मतलब ये हो कि हम इम्प्लाइज है कि वो शो ऑफ हैंड से नहीं कर सकता. तो इम्प्लाई एक्सक्लूजन ऑफ हिज वोट बाय शो ऑफ हैंड. ओके, फिर इसमें आता है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसितो एक्स ऑप्टिमा एट फोर्टिज्मा इन लेगे. अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो तो जस्ट एडजस्ट. वैसे तो यही है लेकिन लीगल वर्ड्स हैं, मैगजीन है तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे. मेनली आप स्पेलिंग वगैरह याद रखिए, मतलब ऐसे याद करोगे तो स्पेलिंग याद हो जाती है और इसका नेम भी. वो बोलने में थोड़ा कभी
पोरेनिया एक्सप्रोसितो एस्ट ऑप्टिमा एथ फोर्टिज्मा इन लैकी। इसका लिखिए, इट मीन्स द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द ओल्ड स्टैच्यू। इसके अंदर लिखिए, इट मीन्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ओल्ड स्टैच्यू इज़ टू रीड इट एज इट वुड हैड बीन रीड व्हेन इट वॉज पास्ट। इसमें बोला गया है कि किसी भी लॉ को समझना, इंटरप्रेट करना बेस्ट वे है कि उसको उस तरह पढ़ा जाए जब पहली बार वो लिखा गया था तब पढ़ा गया था। इट मीन्स द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द ओल्ड स्टैच्यू, उसको इंटरप्रेटेड समझने के लिए, इज़ टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन इट वॉज पास्ट। जब वो पास हुआ था तब जैसे रीड किया गया था तब वैसे रीड करेंगे तो बेस्ट वे है उसको समझने का, इंटरप्रेट करने का। इफ़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द स्टैच्यू हैव undergone alterations, then the best way is to take that meaning which prevailed at the time when such law was passed. Okay, then C लिखिए, और इसमें एक और जो मैंने नेक्स्ट पे बताया था कि उसमें कोई वर्ड लॉ में लिखा गया है उसका मीनिंग आप प्रीवियस या अंडरगोइंग लॉ से या स्टैच्यू से ले सकते हैं और उसको ऐसे रीड करें, बेस्ट वे टू टेक द मीनिंग विच प्रीवियसली एट द टाइम व्हेन सच लॉ वाज पास्ट। जब वो लॉ पास हुआ तब उसको समझा गया था, लिया गया था, मतलब सेम फर्स्ट पैरा की तरह है, बस इसमें मीनिंग बोल दिया गया है। इफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड का मीनिंग यूज इन द स्टैच्यू हैव अंडरगोन अल्टरेशन, देन द बेस्ट वे इज टू टेक दैट मीनिंग विच प्रिविलेज एट द टाइम व्हेन सच लॉ वाज पास्ट। ओके, थर्ड सी, नोस्टियस असोसिया, नोस्टियस असोसिया, नोस्टियोसोशिया, मतलब क्या मैगजीन दी है इन्होंने, क्या मतलब रूल्स लाए हैं। नोस्टियोसोशिया एंड उट्रेज मेरी वेलेट कॉम्पेरेट, और एक आप पढ़ोगे मेंसरिया, और काफ़ी पढ़ोगे आप इसमें। और ये अभी मैंने बताया था एक्सप्रेसियोटिस एक्सक्लूसिव अल्ट्रोसियो, फिर नेक्स्ट बताया था, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ पढ़ोगे आप। मेंसरिया में आएगा एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, तो ऐसे पढ़ोगे। तो अब इस पर देखते हैं, फिर जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब वो समझाऊंगे। नोस्टोसोशिया, इट मीन्स, इसके अंदर लिखिए, इट मीन्स डेट इट्स नोन बाय इट्स associates that is a complying word। फिर लिखिए, if any ambiguity regarding a particular word then look at its associating complying word। अगर कोई वर्ड है जिसका मीनिंग हमें समझ आया तो उसके आसपास, जैसे आसपास के लोगों से समझिए वैसे आसपास के वर्ड से समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, नोस्टोसोशिएट मीन्स दैट इट्स नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, मतलब दैट इज अ कंप्लाइंग वर्ड। ओके, इट मी एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर वर्ड देन लुक एट इट्स एसोसिएट और अ कंप्लाइंग वर्ड, मतलब अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, अनक्लियर है रिगार्डिंग अ कोई पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड तो उसकी एसोसिएटिंग और कंप्लाइंग वर्ड के अकॉर्डिंग देखिए आप। ओके, जैसे एग्जांपल, अ बैग कंटेन टूथपेस्ट, एक बैग में टूथपेस्ट है, ब्रश है, सोप है और लिखती है ऑयल। तो ऑयल आप क्या समझोगे? किसी बैग में अगर टूथपेस्ट है, ब्रश है, सोप है, तो फिर ऑयल आप क्या समझोगे? वो तो वेजिटेबल ऑयल तो आप समझोगे नहीं, इसका मतलब पक्का है कि हेयर ऑयल। ओके, तो बस यही है। फिर लिखिए आप डी, थोड़ा सा और बचा है, मैं सोच रही हूँ इसको एक बार में ख़त्म कर दूँ, मतलब पूरा समझा के, नहीं तो पार्ट में वीडियो आती थी तो जैसे आप देख लेंगे तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक ही बार में आपको समझा के क्लियर कर दूँ। फिर एक क्विक रिविज़न, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, इसमें आप लिखिए स्ट्रिक्ट एंड लिबरल। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स एग्जॉस्टिव, स्ट्रिक्ट मतलब समझ, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। क्या? एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसमें फॉर एग्जाम्पल, इफ डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड मीन्स इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हो मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करिए बाकी सारी चीज़ों को, मतलब जैसे कंपनीज
एक्ट 2013 में सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 एज पर कंपनीज एक्ट 2000 एज पर कंपनीज एक्ट एज पर कंपनी मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोले कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में बताया कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2000 उसमें बोला कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मतलब कंपनी क्या कंपनी मीन्स अ कंपनी जो क्या है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर किस या तो कंपनीज एक्ट 2013 में अंडर दिस लॉ अंडर दिस लॉ और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ दिस लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 और जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे मतलब कंपनीज एक्ट 1956 इनके अंदर मतलब कंपनी की डेफिनेशन हुआ कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मतलब बनाई गई है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ थे जो उनके अकॉर्डिंग बनाई गई है उसको कंपनी कहेंगे बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्टेड है तो वर्ड फॉरेन कंपनी होती हैं वो नॉट रिगार्ड एज कंपनी क्यों नहीं है क्योंकि वो कंपनीज अंडर दिस एक्ट नहीं बनी वो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग बनी है और कंपनी में क्या कौन सी चीज़ें आएंगी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके प्रीवियस लॉ से रिलेटेड के द्वारा बनी हुई हो और फॉरेन कंपनी इज़ नॉट अ कंपनी बिकॉज इट डिडंट मेड एज पर द लॉ ऑफ इंडिया दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ फॉरेन कंपनी इज मेड बाय फॉरेन लॉज ओके तो फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी लिबरल कंस्ट्रक्शन मीन्स इंक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव देखिए लिबरल कंस्ट्रक्शन मीन्स इंक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव if any definition start with word includes then it's an inclusive definition and can be extended as per section 2 clause 11 देखिए एग्जांपल as per section 2 clause 11 of companies act 2013 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है कंपनी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है दिस डेफिनेशन इज इंटरप्रेटेड यूजिंग लिबरल कंस्ट्रक्शन एंड इवन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज रिगार्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं फिर लिखिए नेक्स्ट टॉपिक प्रिजम्पशन टेकन इन लॉ फर्स्ट लिखिए वर्ड यूज इन द स्टैट्यू आर प्रिसाइसली यूज्ड और नॉट लूजली जो वर्ड यूज होगा लॉ में वो प्रिसाइसली होगा ना कि लूजली फिर सेकंड लिखिए वॉट एवर rights and privileges the person had not the time when a new statute was passed will remain and not taken away unless it's expressly mentioned जैसे कोई भी लॉ तोड़ा गया उस टाइम जो लॉ एप्लीकेबल थे वही उस पर लॉ एप्लीकेबल होंगे ना कि जब उससे क्या बोलते अगर जब उसकी हियरिंग हो रही है और चेंज हो गया कोई लॉ तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा चेंज जो प्रीवियस लॉ जब उसने गलती की थी तब जो लॉ था वही एप्लीकेबल होगा वेन एवर राइट ऑफ प्रिविलेजेस द पर्सन हैड not the time when a new statute was passed will remain and not taken away unless it expressly mentioned in the new statute mens rea जो मैं भी बताई थी that is guilty mind next point लिखिए थर्ड पॉइंट mens rea that is guilty presumption taken in law जो मैं 2 पॉइंट लिखा चाहिए थर्ड पॉइंट है mens rea that is guilty mind होना चाहिए has to be proven case of every criminal offense mens rea that is guilty mind has to be proven guilty mind है कि नहीं ये प्रूव करना कंपलसरी होगा proven has to be proven case of every criminal offense the state fourth point the state is not bracket में government the state is not affected by any law or statute unless it's expressly mentioned in that statute fifth point लिखिए the statute is not required to be consistent with the principle of international law sixth point लिखिए legislature knows the state of law legislature knows the state of law okay then लिखिए अब बात करते हैं external and internal aids of interpretation जो लास्ट टॉपिक है इसमें इंटरनल एड्स
ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसमें फर्स्ट टाइटल में फर्स्ट है एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में टाइटल आपको पता है लॉन्ग टाइटल सेट आउट एट द हेड ऑफ द स्टडी, जो लॉन्ग टाइटल लिखा रहता है, जैसे लॉन्ग टाइटल लिखा है तो ये टाइटल होता है। और जो फेयर और फुल डिस्क्रिप्शन देता है और जनरल पर्पस बताता है और ऑब्जेक्टिव बताता है एक्ट का, किसी भी का ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द एक्ट। सेकेंड है टाइटल के बाद इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ मैं। प्रियम्बल में अफोर्ड यूजफुल लाइट एज टू व्हाट अ स्टैच्यू इंटेंड्स टू अचीव। स्टैच्यू में क्या क्या बताया गया, क्या क्या अचीव करना चाहता है। इट मे बी नोटेड दैट द प्रियम्बल कैन बी टेकन एज एन इंटरप्रिटेशन एज अ एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ओनली दैट लॉ इज नॉट क्लियर एम्बिगुअस इन नेचर, अदरवाइज नॉट। जैसे प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, वो बताता है कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बताया गया है, किसके बारे में बात की गई है, क्या क्या अचीव कर रहे हैं, क्या क्या हम देना चाहते हैं, जैसे सोवरेन इंटीग्रिटी, ये बताया नहीं है। प्रियम्बल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोवरेनली, क्या यार इतनी जुबान फिसल रही है इतना, मतलब बोल बोल के। जस्ट अ सेकेंड वेट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा है बात की गई है, एम किया गया है कि पीपल को जस्टिस मिले, सो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें बताई गई ना। ओके जस्ट अ सेकेंड, आप रुकिए एक सेकेंड। बैक, चलो आ जाइए। तो देखिए जैसे प्रीमियर आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो, उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्कशिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फर्टिनिटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये लिखा है, तो ये क्या अचीव करना चाहते हैं बता रहे। जैसे प्रीएम्बल इज़ लाइक सेम एज कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो बताते हैं। तो ओके देन नेक्स्ट प्रीएम्बल के बाद का it may be noted preamble में it may be noted that the preamble can be taken as a aid of interpretation of law only if the law is not, अगर लॉ क्लियर नहीं है या एम्बिगुअस है इन नेचर, अदरवाइज नॉट। प्रीएम्बल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन कब लिया आएगा, जब वो अनक्लियर हो, नॉट की और एम्बिगुअस हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है थर्ड, ये आप रीड कर लेना एक बार बुक्स में, आपको बताती हूँ। हेडिंग्स, तो हेडिंग आपको पता है जो ऊपर लिखी रहती हैं, सेक्शन चैप्टर्स या पार्ट ऑफ स्टैच्यू। फोर्थ मार्जिनल नोट्स जो प्रिंटेड मार्जिनल नोट्स आर ऑफ्टन फाउंड प्रिंटेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन द एक्ट, सेक्शन के साइड में एक्ट में लिखा रहता है जो मार्जिनल समरी दे समराइजेज द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन का जो समरी होती है समराइज करके वो बताया जाता है एंड हैव समथिंग टू बी यूज्ड इन द एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो लिखा जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें से कोई आप पाँच या छः याद कर लीजिए, 6 कर लीजिए। प्रोविजोज प्रोवाइडेड डेट और इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेनेशन शेड्यूल, ये सब। ओके इनमें से आप कुछ याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वी कैन से। तो इसमें प्रीएम्बल हिस्ट्री, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फर्स्ट है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री,
पार्लियामेंट्री हिस्ट्री सेकंड है, इसको आप बुक में से रीड कर लिया ICSE मॉड्यूल से। हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थर्ड है रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़, रेफरेंस देना रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ की, ठीक है। रेफरेंस टू अदर स्टैच्यूज। फिफ्थ है डिक्शनरी। सिक्स्थ है यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजन, जो एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है। देन नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। और मैं उसमें से आपको करा देती हूँ ICSE मॉड्यूल में से एक बार रीड। देखिए इतना सब कुछ, और जब भी टाइम मिले रिवाइज करते रहिए। रिवीजन मस्ट है। जितना GIGL एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। चलिए जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट क्या दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, द विल ऑफ लेजिस्लेचर, स्टैच्यू एज डिवाइन विल ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, ये आप पढ़ लीजिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं वो दिखा रही हूँ कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें पढ़ा तो मैं आपको बता दूँगी। देखिए ये मैंने स्टैच्यू के बताए थे, कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, अनेबलिंग, डिसेबलिंग एंड रिस्ट्रिक्ट पिनल, ये भी अब आपको पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिए। देखिए डिक्लेरेटरी स्टैच्यू जैसे ये बताया, ये सिर्फ क्या अल्टर इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मियरली डिक्लेयर एक्सप्लेन, नॉट प्रोफेस टू मेक एन अल्टर इन द एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ में सिर्फ ये अल्टर वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं वॉट कि असली में बताया क्या गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए सी, व्हेन मियरली एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। ओके, एंड ये मैंने आपको पढ़ा दिया। नीड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये आप बस ऊपर से रीड कर लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ, देखो प्राइमरी रूल, देखो लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उल्ट्रास मैजिकल कॉम्प्लेक्स, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया, ये भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये भी पढ़ा दिया है। एडजस्टम जनरलिस्ट, ये भी पढ़ा दिया है। फिर अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, दैट इज सेकेंडरी। एक्सप्रेसिव यूनिस, एक्सक्लूसिव अल्ट्रेसिव, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। नोस्टोस ऑशिया, रेस्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ भी छूटा नहीं होगा ऐसे से कि सब कुछ कवरेज होगा, ये पढ़ा दिया। ये हो गया कंप्लीट। रीड करना चाहो एक बार मॉड्यूल से, यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए आप। ये भी ये भी ऐसे मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ। सॉरी, देखिए प्राइमरी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उट्राइज वैलिड कॉम्पेरेट, ये भी हो गया। फिर ये भी देखो आपको पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। प्रिजम्पशन पढ़ाए थे, द वर्ड इन द स्टैच्यू प्रिसली नॉट लूजली, ये भी सब आपको पढ़ा दिया। आप एक बार रीड करें। मेंसरी या गल्टी माइंड, ये सारे आप रीड कर लीजिए, इनमें से कोई 8 पॉइंट याद कर लीजिए। 8 to 10 पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर चलिए ये हो गया।
यही पढ़ा दिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो होता है टाइटल प्रीएम्बल हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर मार्जिन ऑन नोट इंटरप्रिटेशन क्लॉज प्रोविजो इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन शेड्यूल और फिर एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पार्लियामेंट हिस्ट्री रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमेटी रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट डायरेक्टर यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजन, ये भी पढ़ा दिया। आप इसमें से एक बार रीड कर लीजिए या आप रीड कर लेना अगर करना हो तो। एंड चैप्टर होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और एज आई ऑलवेज आपसे बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी तो चाहिए उस कंटेंट को बनाने के लिए। तो आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराओगे तो लगेगा कि और ज़्यादा आपको कंटेंट दूँ। तो कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और जो प्रीवियस वीडियो GIGL की मैंने डाली है उनको भी आप देखिए, और क्विक रिवीजन भी इसका भी लाऊंगी मैं, क्विक रिवीजन ये पक्का है। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिए देखने के लिए। फुल वीडियो देखिए करिए, फुल वीडियो देखिए, और उससे क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देख के सब छोड़ के बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ और मे बी एक नई वीडियो के साथ, इसका क्विक रिवीजन समथिंग, और जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। और एज आई ऑलवेज सेड टू यू दैट मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दूंगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मेरी ईमेल आईडी लिखी होगी, उस पर आप कोई भी मैसेज हो, जो भी आपको बोलना हो आप उस पर सेंड कीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।